एपरेंट हाइट एंड डेप्थ। ओके, अगर कोई चीज पानी के अंदर रखी हुई है तो जब बाहर से हम उसको देखते हैं तो वो स्लाइटली बड़ी या स्लाइटली अबव दिखाई देती है। ये चीज सबने नोटिस की है या नहीं? कहीं ना कहीं सबने ये चीज नोटिस की होगी, आई होप। ग्लास के अंदर एक कॉइन गिरा दो और फिर उस कॉइन को देखो, ठीक है? ये ग्लास है, पानी भरा हुआ है, इसके अंदर एक छोटा सा कॉइन है और इस कॉइन को आप देख रहे हो। तो इस कॉइन से जो रेज आपकी आंख तक आएगी, जो सीधे सीधे आएगी नॉर्मल के अलोंग, वो तो सीधी सीधी पहुंच जाएगी। लेकिन अगर ये वाटर है और ये एयर है तो जब रे थोड़े से भी एंगल पर आएगी, थोड़े से स्लाइटली एंगल पर आएगी, तो बच्चों वो किधर बेंड करेगी? टुवर्ड द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बिकॉज इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। रेयर में चीजें दूर दूर होती हैं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। कर गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ज्यादा ही बेंड करा दिया मैंने। जब अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर गई तो बेसिकली हमको ये वाला एंगल, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है तो हम ये वाला एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता कर सकते हैं बाय स्नेल्स लॉ, which says mu1 sin I is equals to mu2 sin R। ओके, इस केस में mu1 हो जाएगा W, क्योंकि वाटर से रे आ रही है और एयर में जा रही है, तो mu W sin I is equals to mu हो जाएगा एयर के लिए 1 इंटू साइन R। अब चूंकि ये दोनों रेज हमारी आंख तक पहुंचेगी, मैंने पहले ही बोला था कि मैं ज्यादा एंगल पे बना रहा हूं, बहुत पास में सोचना, एंगल्स बहुत छोटे रखना ताकि दोनों रेज कहां पहुंचे? इस आई के अंदर पहुंच पाए। पर उतना छोटा एंगल अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो वो दिखाई नहीं देगा। तो यू हैव टू अज्यूम कि यहां पर आई एंड आर आर वेरी 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 स्मॉल। ओके, अब ये दोनों रेज इस ह्यूमन को कहां से आती दिखाई देंगी? ये वाली रे को बैक ट्रेस करेगा, इस वाली रे को बैक ट्रेस करेगा। बैक ट्रेस करेगा तो उसको लगेगा कि ये कॉइन एक्चुअली यहां पे रखा है। समझ में आया? थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। बस इसकी हाइट निकालनी है और उसके लिए बहुत बेसिक सी ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। इस पॉइंट को बोल दो A, इसको बोल दो B, इसको बोल दो C, ये वाला पॉइंट C, और ये पॉइंट D। बच्चों फिगर दिखाई दे रहा है? ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया ये? बच्चों माइक, हाँ माइक ऑन रखा करो, माइक ऑन रखा करो। बाकी सारे बैचेस में माइक ऑन रख रहे हैं बच्चे, ठीक है? तो अब सुनना ध्यान से, यहाँ पर फिगर में दिखाना थोड़ा मुश्किल है, पर अगर ये वाला एंगल R है तो ये वाला एंगल भी R होगा। दिख गया? इन ट्राइंगल DBC, इन ट्राइंगल DBC tan R की वैल्यू हो जाएगी BC अपॉन DB। कोई कंफ्यूजन तो पूछ लेना, फिगर को बड़ा करके देख लो। इन ट्राइंगल ABC अगर ये वाला एंगल I है, ये वाला, तो ये वाला एंगल भी I होगा। tan I की वैल्यू हो जाएगी, कोई बताएगा? हमें यह बताओ tan I की वैल्यू कितनी होगी ABC ट्राइंगल में? सर BC अपॉन D है। BC अपॉन AB, बहुत बढ़िया। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो AB तो रियल डेप्थ है और BD एपरेंट डेप्थ है। समझ में आ? ठीक है, तो व्हाट आई कैन, हाँ बस इन दोनों को डिवाइड कर दे तो tan R अपॉन tan I इज इक्वल्स टू BC BC कट जाएगा, AB अपॉन DB। तुम खुद से करके देख सकते हो, इन दोनों को डिवाइड कर दिया। AB को क्या लिख सकते हैं? एक्चुअल हाइट। DB को क्या लिख सकते हैं? एपरेंट हाइट। दूसरी चीज, जब थीटा छोटा होता है तो साइन थीटा और टैन थीटा बराबर होता है कि नहीं होता है? यस सर। है ना? अगर बराबर होता है तो उस लॉजिक से क्या बोल सकता हूं मैं? मैं बोल सकता हूं tan R by tan I is approximately equal to
साइन आर अपॉन साइन आई, और बच्चों साइन आर अपॉन साइन आई हो जाएगा म्यू डब्ल्यू के बराबर। आया समझ में? यस सर। पक्का? यस सर। टेन आर बाई टेन आई को साइन आर बाई साइन आई, उसको क्या लिख सकते हैं? म्यू डब्ल्यू। ओके, तो अगर इसको घुमा ले, इसको ब्लैक से लिखता हूं, अच्छा नहीं लगा, इसको घुमा ले हम, तो बड़े आराम से हमारी एपरेंट हाइट का फॉर्मूला बन गया एच डैश इज इक्वल्स टू एच अपॉन म्यू डब्ल्यू। आई बात समझ में? एपरेंट हाइट कितनी हो गई? एक्चुअल हाइट डिवाइड बाय म्यू ऑफ वाटर। मतलब म्यू ऑफ वाटर यूजुअली 4/3 होता है, पर मैं वैल्यू अभी पुट नहीं करूंगा क्योंकि किसी और लिक्विड के लिए भी ये फॉर्मूला वैलिड है। क्या ये सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है, पूरे देश को फॉर्मूला याद है, पूरे देश के क्वेश्चन सही नहीं जाते, ये डेरिवेशन सीख लेना। ओके, ठीक है, क्योंकि कब ये कभी कभी डिवाइड करना पड़ता है म्यू डब्ल्यू से, कभी कभी मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। तो जिसको थोड़ा सा डेरिवेशन भी आता होगा, और ये बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा सही यूज करेगा इस फॉर्मूला। प्लीज राइट इट डाउन। डन बच्चों? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये भी समझना कि जरूरी नहीं है हमेशा एयर और वाटर ही हो, कोई दो अलग अलग मीडियम भी हो सकते हैं। तो हमारी क्वेश्चन में ज्यादा फर्क नहीं आना चाहिए। मान लो ऊपर भी कोई और मीडियम है और हमारा ऑब्जर्वर उस मीडियम के अंदर है। कई बार दे देते हैं एक फिश है, वो एक बर्ड को देख रही है या ऐसा कुछ। ओके, तो अगर ऑब्जर्वर मीडियम 1 में, मीडियम 2 में है और ये मीडियम 1 में है, ऑब्जेक्ट मीडियम 1 में है, तो हमने जो अभी अभी कैलकुलेशन की उससे कुछ एक जगह थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। क्या डिफरेंट होगा बच्चों? क्या डिफरेंट हो जाएगा इस केस में? इस सेम डेरिवेशन में ये मैं वैल्यूज पुट नहीं करूंगा फिर 1 और म्यू डब्ल्यू, है ना, क्योंकि वाटर तो गिवन नहीं है। म्यू 1 ध्यान रखना बच्चों, म्यू 1 कहां है? जहां ऑब्जेक्ट रखा है। म्यू 2 कहां है? जहां ऑब्जर्वर है। इज दैट क्लियर? अगर उल्टा कर दोगे तो फॉर्मूला भी उल्टा करना पड़ेगा। तो म्यू 1 वहां है जहां से लाइट रेज आ रही है, और म्यू 2 वो है जहां पर लाइट रेज जा रही है। इज दैट क्लियर? इतना ध्यान रखोगे तो सही चलेगा। तो इस बार साइन आर बाई साइन आई हो जाएगा म्यू 1 बाई म्यू 2। ओके, और इस बार थोड़ा सा फॉर्मूला डिफरेंट बना लेंगे। तुमको दोबारा लिखना चाहिए, ओके, क्योंकि तुम वरना गड़बड़ कर जाओगे। एच बाई एच डैश हो जाएगा म्यू 1 बाई म्यू 2। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, मतलब मैं तो ऐसे याद रखता था कि एच डैश बाई म्यू 2 बराबर एच बाई म्यू 1। एच कौन सी हाइट है? रियल। म्यू 1 कौन सा है? जिसमें ऑब्जेक्ट रखा है। कौन सी हाइट है? एपरेंट। और म्यू 2 कौन सी है? जिसमें ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर को एपरेंट हाइट दिखती है, ऑब्जेक्ट की रियल होती है। ओके, डन? डन सर। ओके, हटाओ इसको। ठीक है, एप्लीकेशन थोड़ी सी करके देखते हैं। ऑब्वियसली मैं पूछूंगा पानी के अंदर ऑब्जेक्ट रखा है, कितनी डेप्थ होगी, तो तुम बता ही दोगे। ठीक है, फिर भी लेट्स से फॉर द सेटिस्फैक्शन से दिस इज ऑयल, जिसका म्यू होता है 5/4, और इसमें 20 मीटर डेप्थ पे एक फिश है। ठीक है, फिश, यहां पर एक ऑब्जर्वर है। ओके, क्वेश्चन ये है, इफ द फिश मूव्स, क्वेश्चन लिख लेना बच्चों, इफ द फिश moves 5 meter above, calculate the distance, calculate the apparent distance moved by it for the observer। मतलब मेरी अंग्रेजी थोड़ी गड़बड़ हो गई यहाँ, बट मेरे कहने का मतलब है अगर फिश 5 मीटर ऊपर जाती है तो ऑब्जर्वर को वो कितने मीटर चलती हुई दिखाई देगी। तो बेस्ट तरीका यह है कि फिश की एपरेंट डेप्थ अभी कैलकुलेट करो और 5 मीटर ऊपर जाने के बाद कैलकुलेट करो, एंड डिफरेंस से तुमको आंसर मिल जाएगा। ओके, बताओ बच्चों, राइट नाउ इसको ये फिश कहां पे दिखाई देगी? थोड़ा ऊपर,
मैं वेट कर रहा हूं, मतलब डिवाइड करके आंसर ही तो बताना है। बताओ कोई। एपरेंट हाइट राइट नाउ कितनी होगी? 20/5/4। h बाई म्यू कितना हुआ? 20/5/4 कितना हुआ ये? 16 मीटर। और फिर थोड़ी देर बाद फिश कहाँ चली गई? 5 मीटर ऊपर, तो उसकी कितनी हो जाएगी डेप्थ? 15 मीटर। और उस टाइम पे उसकी एपरेंट हाइट कितनी दिखेगी? 1 मीटर। नहीं, दिक्कत हो रही है क्या सॉल्व करने में? नई वाली एपरेंट हाइट आएगी, नई वाली डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू अपॉन 5/4 12 मीटर। तो वो 16 मीटर से 12 मीटर पे गया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 4 मीटर। डिस्टेंस मूव्ड हो गया 4 मीटर। आया समझ में? अच्छा, नैनी का माइक ही ऑफ होगा ना, कुछ लिखा इसने आंसर? अच्छा ठीक है। ओके बेटा, ईयरफोन खरीद लो ना, एक गूंगे बहरों की तरह क्लास कर रहे हो तुम, तुम्हारी 12th क्लास निकली जा रही है ऐसे ही। ओके बच्चों, ठीक है, हटाऊं इसको? यस सर। अच्छा, अब इसका बताओ आंसर। ये वाला लिक्विड है μ1, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हाइट है h1, और दूसरा वाला है μ2 और हाइट है h2। यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी एपरेंट डेप्थ कितनी दिखेगी? इसकी एपरेंट डेप्थ कितनी दिखेगी इस वाले ऑब्जर्वर को? बच्चों, इस ऑब्जेक्ट से जो रे निकलेगी, एक तो सीधी सीधी पहुंच जाएगी, जो एंगल पे जाएगी उसका कितनी बार रिफ्रैक्शन होगा? एक बार इस सरफेस पे और एक बार इस सरफेस पे, होगा कि नहीं होगा? तो अगर आपको इसकी एपरेंट डेप्थ देखनी है तो पहली बार में ऑब्जर्वर को यहां पे सोचो। अगर ऑब्जर्वर यहां पर होता तो उसको क्या डेप्थ दिखती इसकी? अगर ऑब्जर्वर लिक्विड 1 में होता तो लिक्विड 2 में उसको ऑब्जेक्ट कितनी डेप्थ दिखती? कैलकुलेट करके बताओ। यहां पे कहीं दिखता है उसको, कैलकुलेट करके बताओ। अगर ऑब्जर्वर लिक्विड 1 में होता तो लिक्विड 2 में ऑब्जेक्ट को किस हाइट पे देख पाता? कैसे याद रखना है? एपरेंट हाइट अपॉन मीडियम ऑफ ऑब्जर्वर इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ या रियल हाइट अपॉन मीडियम ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही है बात? तो h डैश इस ऑब्जर्वर को कितनी हाइट पे दिखता है? वो μ1 h2 अपॉन μ2। अब लाइट रे दूसरे वाले मीडियम में जा चुकी है और वो किस पॉइंट से आती हुई दिख रही है? इस पॉइंट से। ये है हमारा क्या? h डैश। अब इस ऑब्जर्वर को हटाओ और लाइट रे अब किधर जा रही है? दूसरे वाले के लिए। तो इस वाले ऑब्जर्वर के लिए डेप्थ कितनी हो गई? h1 प्लस h डैश। समझ रहे हो? और फिर लाइट रे वापस से बेंड हो गई और फिर इसको यहां से यहां पर दिखाई देगा h डबल डैश। तो h डबल डैश कैसे कैलकुलेट करोगे? कोई आइडिया? सर रियल हाइट की वजह h1 प्लस h डैश करनी। ठीक है, एपरेंट हाइट h डबल डैश अपॉन किसका म्यू लेना है? ऑब्जर्वर का, जो कि बाहर है, अपॉन 1 इज इक्वल्स टू h1 प्लस h डैश अपॉन μ1। जब इसमें वैल्यू पुट का h1 बाई μ1 प्लस μ1 h2 बाई μ2 अपॉन μ1। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका डेरिवेशन बहुत अच्छा है, लेकिन हर कोई इसका फाइनल रिजल्ट ही याद रखता है, h1 बाई μ1 प्लस h2 बाई μ2, बिकॉज इट इज जस्ट टू इजी टू रिमेम्बर। समझ में आई बात? सर तो याद रखने की नहीं, याद ही रहेगा तुम्हें अगली बार जब भी आएगा। तुम नहीं भी याद रखना चाहोगे तब भी याद रहेगा, है ना? 2-3 मीडियम होंगे, μ1 μ2 μ3 h1 h2 h3। फटाफट लिख देना h1 बाई μ1 प्लस h2 बाई μ2 प्लस h3 बाई μ3। ओके, यस हटाओ इसको भी। सर ओके, ठीक है, फॉर्मूला याद रखो, h अपॉन म्यू ऑफ ऑब्जर्वर, एपरेंट हाइट अपॉन म्यू ऑफ ऑब्जर्वर इज इक्वल्स टू एक्चुअल हाइट अपॉन म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, कई लोग ऐसे भी याद रख, नहीं बस ठीक है, यही ठीक है। एपरेंट हाइट ऑब्जर्वर को दिखती है, एक्चुअल हाइट ऑब्जेक्ट की होती है। हटाओ इसको। ठीक है, इसका उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है। उल्टा मतलब जो ऑब्जर्वर हो पानी के अंदर हो और जो ऑब्जेक्ट है वो पानी के बाहर है। ऐसा कि पूछ लिया जाए, एक फिश जो है वो एक बर्ड को देख रही है। ओके, द बर्ड इज 20 मीटर अबव द वाटर लेवल, देन, और यहां पर वाटर है। ठीक है, ये 20 की जगह 24 ले लेते हैं, 24 मीटर अबव
द वाटर लेवल। तो इस केस में कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बर्ड फ्रॉम वाटर लेवल एज ऑब्जर्व्ड बाय द फिश। फिश को बर्ड की हाइट कितनी दिखाई देगी वाटर लेवल से? ऊपर एयर है ऑफ कोर्स और नीचे वाटर है। सर आकाश ने आंसर कर दिया? नो, यू आर रॉन्ग। क्या बताया मैंने? एपरेंट हाइट अपॉन म्यू ऑफ ऑब्जर्वर, क्योंकि ऑब्जर्वर को एपरेंट हाइट दिखाई देती है, इज इक्वल्स टू एक्चुअल हाइट अपॉन म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट की एक्चुअल हाइट होती है। एपरेंट हाइट अपॉन म्यू ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का म्यू क्या है इस बार? 4/3 4/3 इज इक्वल्स टू एक्चुअल हाइट कितनी है? 24 अपॉन म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है इस बार? 1। तो एच डैश कितना आया? 24 इंटू 4/3 दैट इज 32 मीटर्स। ठीक है, ये इसको और दूर दिखाई देगी। क्या कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है कि ये और दूर क्यों दिखाई देगी? हम तो सोच रहे थे एपरेंट हाइट हर बार छोटी होती है, इसको और दूर दिखाई देगी। क्यों दूर दिखाई देगी? क्योंकि शायद क्योंकि सर जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो छोटा है, बड़ा है 1 से। हाँ वही बड़ा है। तो वो तो पहले भी था। इस बर्ड को ये फिश पास में दिखाई देगी, पर इस फिश को ये बर्ड दूर दिखाई देगी। इसको समझो, या तो म्यू से डिवाइड करना होगा या मल्टीप्लाई करना होगा। बच्चों एक रे तो सीधे बर्ड से फिश की आंख के लिए मैंने बना दी। ओके, एक रे ये बना दी, एक और रे बना दूं तो काम हो जाएगा। एपरेंट में फिर जज कर सकते हैं। तो दूसरी रे मैं इधर लेके आया, यहां पर ये है मेरा नॉर्मल। अब मुझे बताओ ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, नॉर्मल की टुवर्ड्स या नॉर्मल के अवे? टुवर्ड्स बेंड करा दिया। अब मुझे बताओ ये दोनों रेस कहां से आती हुई दिखाई देंगी? इनका ओरिजिन अगर बैक ट्रैक करोगे इनको, हाँ बाहर ही चला गए। समझ में आ रहा है या नहीं? ये वाली रे और ये वाली रे जब वो बेंड टुवर्ड होगी ना तो वो और दूर से आती हुई दिखाई देगी। तो इस बार एपरेंट हाइट रियल हाइट से ज्यादा आई। पूरा एज अ स्टूडेंट लाइफ मैंने यही ध्यान कर रखा था कि या तो मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, और मैं बस यही देख के करता था क्वेश्चन। मैं कोई फॉर्मूला कभी नहीं याद हुआ। एपरेंट हाइट ऑब्जर्वर इतना कहां याद होता है? मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूले में तो कंफ्यूजन था एंड। ठीक है, तो मुझे तो याद थे नहीं फॉर्मूले, तो कुछ याद ही नहीं होते थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, वरना तो मैं डॉक्टर ही बन जाता अच्छा खासा। ठीक है, तो समझ गए ना तुम बात को कि मैं क्या करता था? रे डायग्राम ड्रॉ करता था। टुवर्ड बेंड हुई तो दूर से आती दिखाई देगी, तो फाइनल आंसर बड़ा होना चाहिए। ओके, तो डिवाइड करना है म्यू से। ठीक है सर, ऐसे भी याद ही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, एक तो ये वाला फॉर्मूला कोई बताता नहीं है, ये मैंने आज ही इजाद किया है। एपरेंट हाइट अपॉन ऑब्जर्वर, रियल हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट, ये ऐसे करके कहीं नहीं लिखा है। ये अभी मेरे दिमाग में आया कि इसको याद ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, तो इस पे पेटेंट करा सकते हैं हम। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक्चुअली बच्चों थोड़ा सिर्फ जेई मेंस के लिए है। मुझे नहीं लगता नीट में ये पूछेंगे अभी तक, पर हाँ एक दो टेस्ट सीरीज में आ चुका है लास्ट ईयर, तो देख लो सब लोग। एक क्वेश्चन था कि अगर बर्ड नीचे आ रही है उड़ते हुए विद वेलोसिटी सम 5 मीटर पर सेकेंड, और फिश ऊपर जा रही है विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, ओके, और वाटर का म्यू 4/3 है एज यूजुअल, तो बर्ड को फिश की क्या स्पीड दिखाई देगी? क्वेश्चन लिख लेना पहले। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ फिश एज ऑब्जर्व्ड बाय द बर्ड। ऑफ कोर्स उल्टा भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने ये लिख दिया। थोड़ा सा ये नीट लेवल का मुझे नहीं लगता, पर कोई गारंटी नहीं है। इस साल बहुत इजी आया पेपर, हो सकता है तुम्हारे साल में भरपाई कर दी जाए। ठीक है, तो आई थिंक मुझे इसकी हिंट देनी पड़ेगी। इसमें सिर्फ स्पीड दी हुई है, डिस्टेंस नहीं दी, तो तुम ना डिस्टेंसेस खुद से अज्यूम कर लो। इसकी डिस्टेंस अज्यूम कर लो x और इसकी डिस्टेंस अज्यूम कर लो y। अब ये वेलोसिटी को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको भूल जाओ। ये बताओ कौन किसको देख रहा है? स्पीड ऑफ फिश ऑब्जर्व्ड बाय द बर्ड। ये बताओ बच्चों, ये बर्ड जो है इसको फिश अपने से कितने डिस्टेंस पे दिखाई देगी? मतलब मैं पूछ रहा हूं पोजीशन ऑफ फिश एज ऑब्जर्व्ड बाय द बर्ड। बर्ड को फिश की क्या डिस्टेंस दिखाई देगी? कितने डिस्टेंस पे वो फिश? x plus
एक्स तो एयर में है, ये जो एपरेंट डेप्थ तो ये वाली इसकी गलत हाइट दिखाई देगी ना उसको, तो वाई बाई म्यू ऑफ डब्ल्यू ये दिखाई देगा। क्या ये लाइन आपको समझ में आती है? ठीक है, एक रे तो सीधे सीधे पहुंच जाएगी, दूसरी रे किस तरफ बेंड होगी? अवे बेंड हो जाएगी। अवे वाले बेंड की वजह से वो यहां से आती दिखाई देगी। तो ये रही वो एपरेंट हाइट पानी के अंदर वाली वाई बाई म्यू, और एयर में तो एक्स डिस्टेंस है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? समझ में आया ना? पक्का आगे नहीं बढ़ूंगा अगर नहीं बोलोगे तो, क्योंकि मतलब कोई मतलब नहीं है अगर ये नहीं आया समझ। आकाश आया तेरे को? यस सर। वो एक्स इसलिए ऐड किया क्योंकि इस बार बर्ड से डिस्टेंस पूछ रहे हैं। ठीक है, यूजुअली वाटर सरफेस से पूछते थे तो फिर कुछ बताने की जरूरत नहीं होती थी। इस बार मैंने पूछा है कि बर्ड को फिश अपने से कितना डिस्टेंस पे दिखाई देगी, तो x प्लस वाई बाई 4। नैनी को आया समझ में? नैनी कुछ आंसर किया? यस सर। ठीक है, तो दिस इज द डिस्टेंस जिस पे डिस्टेंस ऑफ फिश एज सीन बाय द बर्ड होगा। ठीक है, तो बस अगर ये आपको समझ में आ गया तो इसमें वैल्यूज पुट कर दो। x प्लस म्यू डब्ल्यू इज 4/3, 3y बाई 4, और फिर इसको ना डिफरेंशिएट कर दो। तो dr बाई dt करोगे तो वो क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ फिश एज सीन बाय द बर्ड, और वो किसके बराबर हो जाएगा? dx बाई dt प्लस 3/4 dy बाई dt। बच्चों ध्यान से देखो, dx बाई dt, x किस, ओ माय गॉड, x ये था। ठीक है, x किस रेट पे चेंज हो रहा है? 5 मीटर पर सेकंड की वजह से x डिक्रीज हो रहा होगा या नहीं? एक सेकंड में x कितना डिक्रीज हो रहा होगा? 5, तो -5 मीटर पर सेकंड प्लस 3/4 dy बाई dt। y डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है? y भी डिक्रीज होगा इस 3 मीटर पर सेकंड की वजह से। y को भी रेट ऑफ चेंज ऑफ y -3 मीटर पर सेकंड लिखेंगे, और फिर इसको जोड़ के जो आंसर आ जाए, 3 3 9, 4 5 20, -29/4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आज भी समझ में आया तो एटलीस्ट नीट लेवल का तो कुछ भी आ जाए आप कर ही आओगे, और जेई के लिए ये वाला आपको। सर हाँ बोलो। सर हमने फिश का नेगेटिव क्यों लिया? एक्स डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है? वाई इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? सर वाई तो फिश का इंक्रीज हो रहा है। कहाँ इंक्रीज हो रहा है? फिश ऊपर जा रही है, वाई की वैल्यू कम होगी विद टाइम। वाई की वैल्यू कम होगी या बढ़ेगी बताओ? यस कम होगी ना। तो यहाँ पे -29/4, यहाँ पे माइनस सिग्निफाई करता है कि पास आता दिखाई देगा या दूर जाता दिखाई देगा। माइनस मतलब डिस्टेंस कम होती दिखाई देगी, प्लस मतलब डिस्टेंस बढ़ती दिखाई देगी। गॉट इट? हटाओ इसको, हटा दूं ना? लिख लिया ना? यस सर। ठीक है, दो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। एक तो है जब भी किसी पैरेलल ग्लास स्लैब के थ्रू कोई लाइट रे पास करती है तो उसका पाथ चेंज नहीं होता, बस शिफ्ट हो जाता है। मान लो इधर से लाइट रे आ रही है और ये नॉर्मल है बेटा, तो ये एयर है ऑफ कोर्स, और ये ग्लास है, और वापस से फिर एयर है। तो ये लाइट रे किस तरफ बेंड होगी? टुवर्ड द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल? टुवर्ड, तुमको पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, टुवर्ड करा दिया शिफ्ट, और फिर जब ये वापस बाहर निकलेगी तो डेंसर टू रेयरर जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो एक्चुअली ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। कौन से दोनों एंगल? ये वाला और ये वाला। ओके, इसलिए ये दोनों एंगल भी सेम हो जाएंगे। तो ये लाइट रे जब बाहर निकलेगी तो अपने ही पैरेलल होगी, अपने ओरिजिनल पाथ के पैरेलल होगी। आ रही है बात सबको समझ में? बड़ी फिगर बनाऊंगा, मजा नहीं आता। अब ठीक है, ये रहा पहला नॉर्मल, ये रहा दूसरा। ये एंगल ऑफ आर और ये वाला एंगल आर सेम होगा। ये एंगल ऑफ आई और ये वाला, एक्चुअली एंगल ऑफ आई नहीं बोलना चाहिए, पर ठीक है वैल्यू सेम होगी तो बोल दिया। लाइट रे इधर से आई, इधर जानी चाहिए थी और इधर गई। ठीक है, तो इस केस में बोलते हैं कि लाइट जो है वो लेटरल शिफ्ट हो गया उसका। समझ रहे हो? लाइट रे अपने पाथ से शिफ्ट हो गई, और ये शिफ्ट अपने को पैरेलल शिफ्ट जो होता है उसको कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर मैं नेमिंग करूं तो इस पॉइंट को ए बोलता हूं, इसको बी बोल सकता हूं, इसको सी बोल सकता हूं, और इसको डी बोल सकता हूं। ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू पता है और थिकनेस टी भी पता होगा। तो बच्चों अपने के पास किसकी वैल्यू है? ए बी की वैल्यू, और किसकी निकालनी है? सी डी की वैल्यू। सबको समझ में आ गए टारगेट्स हमारे? रेक्टेंगुलर स्लैब। ओके, रेक्टेंगुलर स्लैब की बात करें तो ए बी पता है और सी डी निकालना है। तो शुरू हो जाते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी हम बोल सकते हैं
साइन आर इज इक्वल्स टू नहीं कॉस आर इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। इससे हमारे पास ए सी की वैल्यू आ गई ए बी की वैल्यू कितनी है टी बाई कॉस आर। पहला स्टेप समझ में आ गया सबको। इन ट्राइंगल ए सी डी, अब ए सी आ चुका है और सी डी निकालना है। बच्चों अगर ये एंगल आई है और ये आर है तो ये वाला देखो ये आई माइनस आर होगा क्योंकि ये पूरा आई होना चाहिए। तो इन ट्राइंगल ए सी डी साइन आई माइनस आर किसके बराबर हो जाएगा सी डी अपॉन ए सी। सी डी की वैल्यू मुझे निकालनी थी और ए सी की वैल्यू मुझे टी बाई कॉस आर पता था। फाइनल आंसर आया टी इज इक्वल्स टू टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। दिस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट रे। ओके, अगर तुम्हें कैलकुलेट करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तुम्हें फॉर्मूला याद रखना। सर इसे क्वेश्चन में कैसे आंसर? अभी बताता हूँ। ऑलमोस्ट डायरेक्ट ही पूछ सकते हैं कितना शिफ्ट होगी लाइट रे, 30 डिग्री पे है और 60 डिग्री पे है, दोनों केसेस में शिफ्ट का रेशियो बताओ। या फिर इसका एक और यूज है जिस पर न्यूमेरिकल बनते हैं, अभी बताता हूँ। पहले इसको लिख लो। इस शिफ्ट की वजह से जब आप ग्लास स्लैब के थ्रू किसी चीज को देखोगे तो वो आपके आंख के थोड़ा सा क्लोज शिफ्ट हो जाएगा। लिखिए। ओके, सेकेंड रेक्टेंगुलर स्लैब का ही सेकेंड फॉर्मूला। पहले तो डी की वैल्यू लिख लो, कितनी आई है टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। क्योंकि इस पैरेलल शिफ्ट की वजह से जब ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को देखेगा ग्लास स्लैब के थ्रू तो वो ऑब्जेक्ट उसको सही जगह पे दिखाई नहीं देगा। ठीक है, लेट्स से ऑब्जर्वर इज हियर, ऑब्जेक्ट इज देयर। ठीक है, एक रे तो सीधे सीधे आ जाएगी उसके आंख तक, उसको सही जगह से आती दिखाई देगी। दूसरी रे बनाते हैं, ये वाली रे पहले किस तरफ बेंड होगी टुवर्ड द नॉर्मल, फिर किस तरफ बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जो है आती हुई कहां से दिखाई देगी? क्या ये समझ में आया आपको? यस सर। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मैं सारे बनाने लग जाऊंगा तो यहाँ कचरा मच जाएगा। पर हाँ, पहले नॉर्मल की तरफ बेंड करी, फिर अवे बेंड करी, तो ये यहां से आती दिखाई देगी। और अपने को ये चाहिए होगा, क्या चाहिए हमको? ये वाला शिफ्ट। ठीक है, कैसे निकाले? हमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट यानी ये वाला गैप पता है, डी दिखाई दे रहा है, ये वाला दोनों रेस के बीच जो पैरेलल गैप है वो मुझे पता है, ये लिखा हुआ। ओके, और अब मुझे ये वाला शिफ्ट कैलकुलेट करना है, डेल्टा एक्स लिख दूं इसको। ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ही होगा। तो साइन आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा डी बाई डेल्टा एक्स। फिर से थोड़ा बड़ा फिगर बनाना चाहिए था बच्चों, थोड़ा ध्यान से देख लो। डेल्टा एक्स की वैल्यू आएगी डी बाई साइन आई और डी की वैल्यू थी टी साइन आई माइनस आर अपॉन साइन आई और एक कॉस आर ऑलरेडी था, कॉस आर। इसको ओपन कर दिया तो डेल्टा एक्स का फॉर्मूला जा रहा है टी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पता है तुम लोग को? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है, नहीं भी पता तो चलेगा, अपॉन साइन आई कॉस आर विच गोज टी 1 माइनस कॉस आई अपॉन कॉस आर साइन आर अपॉन साइन आई। पहले रिफ्रैक्शन के लिए मैं लिख सकता हूं 1 साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू साइन आर। और चूंकि ये एंगल बहुत छोटे छोटे ले रहे हैं तो कॉस आई और कॉस आर दोनों ऑलमोस्ट 1 के बराबर होंगे। पर साइन आर बाई साइन आई को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई म्यू। बहुत सारी कैलकुलेशन कर दी, सॉरी। तुमको ये वाला फॉर्मूला याद ही रखना पड़ेगा, t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लास स्लैब पर अगर न्यूमेरिकल आया तो 99% इसी पर आएगा कि शिफ्ट कितना होता है, t इंटू 1 माइनस 1 बाई। रट लो, मैंने प्रूफ भी बता दिया, याद कर लो, तुम्हारी मर्जी है। ओके, मैं जरा चार्जिंग लगाता हूं लैपटॉप। हाँ भाई लिख लिए, लिख लिया अपनी देर में। क्वेश्चन, ये एक कॉनकेव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ दी है 30 सेंटीमीटर। इसके अंदर बहुत थोड़ा सा लेयर ऑफ वाटर डाल दिया। क्या डाल दिया? वाटर। ओके, क्वेश्चन है एट व्हाट डिस्टेंस, क्वेश्चन लिख लेना, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड वी प्लेस an object such that its image coincide with itself। क्वेश्चन समझ में आ गया? कर्व मिरर के अंदर थोड़ा सा पानी भर दिया है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है हमको 4/3 होता है,
कितनी हाइट पर एक ऑब्जेक्ट रखे कि उसकी इमेज अपने ऊपर ही बन जाए। सोचो जरा क्या करना चाहिए। मैंने पहले भी कुछ कुछ समझाया था कि कभी भी क्वेश्चन आए ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही पॉइंट पर है तो आपको हमेशा एक ही चीज के बारे में सोचना होता है कि एक मिरर के सामने अगर उसके सेंटर पे ऑब्जेक्ट रख दोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन जाती है। ये सबको याद है? है ना? कॉनकेव मिरर के केस में अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे आती थी वो मिरर के कैसी होती थी? परपेंडिकुलर, है ना? अगर ये फोकस है, सेंटर है, तो जो भी रे आएगी वो मिरर के परपेंडिकुलर होगी, लौट के जाके उसी पॉइंट पर क्या हो जाएगी? मीट करेगी। समझ रहे हो? दैट इज वेरी गुड। लेकिन यहां पर मिरर के साथ साथ और क्या रखा है? थोड़ा सा पानी भी रखा है या नहीं रखा है? यस सर। उस वाटर का रोल सोचो। ये जब रे आएगी यहां पर तो मिरर से टकराने से पहले इसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? मान लो ये हाइट h है, h हाइट ऊपर है। इस वाटर की थिकनेस बच्चों अभी नेग्लिजिबल दी है। यहां से हाइट मानो या यहां से मानो एक ही बात है। जिस क्वेश्चन में वाटर की थिकनेस दी होगी तो हमें उसे भी कंसीडर करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में वाटर की थिकनेस नहीं दी है तो यू हैव टू टेक इट एज अ नेग्लिजिबल, एक बूंद पानी गिरा हुआ। ओके, तो जब लाइट रे आएगी तो मिरर पे टकराने से पहले उसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा, और रिफ्रैक्शन होगा तो वो किस तरफ बेंड करेगी? टुवर्ड या नॉर अवे? टुवर्ड्स। और बच्चों जब टुवर्ड्स करती है बेंड तो आती हुई कहां से दिखाई देगी? सेम पॉइंट से या उसके पीछे से? सर पीछे। क्या ये वाली चीज सबको समझ में आने लगी है? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है। एपरेंट हाइट इमेज तो पीछे ही दिखाई देगी, तो ये तो सेम। तो इस मिरर के लिए जो रे आ रही है वो उसको कहां से आती दिखाई देगी? इसकी एपरेंट हाइट से। और h डैश बच्चों क्या होगा? h बाई म्यू या h इंटू म्यू? बाई करोगे तो बेटा छोटा आएगा आंसर, नहीं समझे? म्यू से डिवाइड करोगे तो हाँ तो छोटा। यस सर। समझ गए या नहीं? इस केस में इस ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वर कौन है? मिरर है। मिरर को जिस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट दिखाई देगा उसी हिसाब से तो वो इमेज बनाएगा। तो एपरेंट हाइट अपॉन म्यू ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू एक्चुअल हाइट अपॉन म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि एयर है। तो h डैश हो गया म्यू ऑफ वाटर इंटू h। फिश को बर्ड कहां दिखाई दी थी? दूर दिखाई दी, तो हो गया 4/3h। अब सोचो मिरर को अगर ये ऑब्जेक्ट कहां पे दिखाई दे जाए? अपने सेंटर पे, तो वो उसकी इमेज के लिए रे को एज इट इज वापस भेज देगा या नहीं भेज देगा? सेम पाथ पे। आई बात समझ में? सर एक बार फिर से बताओ भाई, लाइट रे मिरर पे आने से पहले क्या हो गई? रिफ्रैक्ट हो गई। अब रिफ्रैक्ट होके जिस पॉइंट से आती दिख रही है, अगर वो पॉइंट मिरर का सेंटर हो जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो लाइट रे अपना पाथ रिट्रेस कर जाएगी या नहीं कर जाएगी? ठीक है। अगर वही है कि इस फिगर में थोड़ा बनाना मुश्किल है, फिर मुझे बहुत ज्यादा थिकनेस बनानी पड़ेगी, लेकिन वो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसे समझो कि जब सर रिट्रेस होगी तब रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, पर रिफ्रैक्ट करके फिर वापस यहीं पे जाएगी रिट्रेस करके। समझ रहे हो या नहीं? अगर इस लेयर पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, अगर रे इधर से आएगी तो इधर जाएगी, इधर से आएगी तो इधर जाएगी। समझे या नहीं समझे? यस सर। बूझे? ठीक है। तो ये जो एपरेंट हाइट है 4h/3, अगर ये मिरर के 2f के बराबर हो जाए, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट आती हुई दिख जाए, तो उस केस में द लाइट रे विल रिट्रेस इटसेल्फ। द एपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ मिरर होता है, तो मिरर से जो लाइट रे है वो एज इट इज सेम पाथ पर वापस चली जाएगी। इस केस 2f नहीं आएगी, एपरेंट मतलब h डैश की वैल्यू 2f आएगी। आई बात समझ में या नहीं? ठीक है। अगर सिर्फ रखा है तो h डैश 2f जब होगा तो इमेज सेम पॉइंट पे बनेगी, लेकिन अगर मिरर के सामने कुछ और रखा है, स्लैब भी हो सकती है, पानी भी भर सकते हैं उसमें, लेंस भी रख सकते हैं, तो जो एपरेंट हाइट है, मतलब अब जो लाइट रे उसको आती दिख रही है वो आती दिखनी चाहिए। नहीं आपको आया समझ में? h इज इक्वल टू 3/2 कितना था? 30 45 मीटर।
सेंटीमीटर। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 45 सेंटीमीटर है तो वो मिरर को 60 सेंटीमीटर पे दिखाई देगा और मिरर उसकी रे को वापस 60 सेंटीमीटर पे भेज देगा और फिर रे वापस बाहर निकलते टाइम फिर से बेंड होके 45 पर ही चली जाएगी। आया समझ में या नहीं है? अच्छा इसको लिख लो, मैं बड़ा सा फिगर बना के दिखाऊंगा। बहुत बड़ा सा फिगर बनाऊंगा ना, वो एक तो मेरे पास यहाँ पे वर्क करने के लिए जगह नहीं है, ठीक है। बड़ा सा फिगर बना के दिखाऊंगा तो शायद समझ में आ जाए। ओके लिख लिया। हाँ देखो 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 देखो, बड़ा सा फिगर बनाऊंगा तो ये रहा अपना मिरर, ओके, और ये रहा इसका सेंटर। सेंटर पर अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तो लाइट रे ऐसे आएगी और सब जगह से ऐसे वापस चली जाएगी। समझ रहे हो या नहीं? और ऑब्जेक्ट और जगह पर अगर इसमें पानी भर दिए तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखोगे या कोई रैंडम जगह मैंने चूज करी, लाइट रे ऐसी आएगी टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होगी, मिरर को लगेगा सेंटर से आ रही है, मिरर उसको वापस भेज देगा, वापस ऐसे बेंड होगी और इसी जगह पे इमेज बना दे। अगर वाटर नहीं है तो सेंटर पे रखने से काम चलेगा, अगर वाटर है तो किसी और पॉइंट पे रखना। अब आई बात समझ में? किस पॉइंट पे रखना पड़ेगा? उस पॉइंट की एपरेंट हाइट कहां पर हो, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ बोलो। 45 सेंटीमीटर है वो कहां से था? इस केस में ये थिकनेस नेग्लिजिबल थी क्वेश्चन में, तो वो 45 सेंटीमीटर मिरर से था, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, एक और क्वेश्चन देता हूँ जिसमें थिकनेस में मेजरेबल दे देता हूँ तो तुम्हारे कंफ्यूजन एकदम ही क्लियर हो जाए। ये रहा मिरर, ठीक है, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, मतलब इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, 10 नहीं, इसका फोकल लेंथ दिया है 12 सेंटीमीटर और उसमें 1 सेंटीमीटर ऊपर तक पानी, क्या है यहाँ पर? वाटर। अब क्वेश्चन ये है कि कितनी डिस्टेंस अबव द वाटर, वाटर से कितना हाइट पर हम एक ऑब्जेक्ट रखें, ठीक है, यहाँ पर कहीं आएगी वो हाइट अंदाजे से, वाटर से कितना हाइट पर हम एक ऑब्जेक्ट रखें कि उसकी इमेज सेम जगह पर बने। फॉर व्हाट एच विल द इमेज कोइंसाइड ऑब्जेक्ट। अब लगा लो दिमाग जितना लगाना है। हाँ सर बोल दियो, ठीक। हाँ भाई कुछ समझ में आया? ये हाइट पे है, ये मिरर को कहीं ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। कितना ऊपर दिखाई देगा? h डैश इज इक्वल टू 4/3h। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। वाटर सरफेस के कितनी होगी एपरेंट? h डैश। तो मिरर से कितना डिस्टेंस हो गई ऑब्जेक्ट की? u की वैल्यू कितनी हो गई? h डैश प्लस 1 सेंटीमीटर। समझ में आया? आना बोलो फटाफट। h डैश प्लस 1 सेंटीमीटर। यस सर। और ये किसके बराबर होना चाहिए? रेडियस ऑफ कर्वेचर के अलावा। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा तो लाइट रे जैसे टकराई है वैसे ही वापस चली जाएगी। समझ में आई बात? ये वाली तो हमेशा ही खुद को रिट्रेस करती है, ये वाली भी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। तो h डैश प्लस 1 इज इक्वल टू r, 4h/3 प्लस 1 इज इक्वल टू रेडियस कितनी है? 12 टू द 20, ये इधर जाएगा 23, h की वैल्यू आ रही है 23 इंटू 3 यानी 69/4। आया समझ में या नहीं? यस सर। अब आप लोग रिफ्रैक्शन के सारे ट्राई कर सकते हो। रिफ्रैक्शन ऑन प्लेन सरफेस, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑन कर्व्ड सरफेस यानी लेंसेज बोलते हैं उनको, वो हम नेक्स्ट क्लास में, कल ही तो है, ठीक है। तो कल रिफ्रैक्शन ऑन कर्व्ड सरफेस खत्म कर देंगे। उसके बाद बस एक चीज बचती है, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, जिस पर बेस्ड होते हैं ये माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप वगैरह वगैरह, ठीक है। एक क्लास और लगेगी बाद और फिर कहानी खत्म। आज 19, नेक्स्ट वीक में रे ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा। वेव ऑप्टिक्स बहुत छोटा चैप्टर है, वो 3-4 क्लास में हो जाएगा, ठीक है। ओके कल मिलते हैं फिर। नहीं समझ में आया तेरे को?